बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जमहूरियत के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम अकरम। नाज़रीन, इस्लामी दुनिया एक बार फिर आजमाइश के धाने पर खड़ी है। एक तरफ ईरान तो दूसरी तरफ इसराइल, दरमियान में उम्मत मुस्लिमा ऐसा लगता है जैसे कि तकसीम का शिकार है। ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ाई हदूद खोल दी गई, मुस्लिम ममालिक खामोश तमाशाई। क्या यह हकीकत है कि मुसलमान ही मुसलमानों के दुश्मन बन चुके हैं? क्या इसराइल का अगला हदफ ईरान है या पूरे आलम इस्लाम? पाकिस्तान कहां खड़ा है? क्या पाकिस्तान की खामोशी कोई हिकमत अमली है या मजबूरी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद हो सकती है या तकसीम अब कभी खत्म नहीं होगी? आज के प्रोग्राम जमहूरियत में हम किसी से नहीं डरेंगे और बात करेंगे खुलकर, सवाल उठाएंगे बेखौफ, जवाब लेंगे बेरहम। यह खामोशी अब तो ना होगी। मेजबान मोहम्मद वसीम अकरम खान के साथ आपको खुशामदीद कहूंगा। मेरे साथ आज पैनल मौजूद हैं जनाब एजाज करामत, आप नौजवान सहाफ़ी हैं और आपका इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर ईरान, फ़लस्तीन और इसराइल की जो जंग है इसके ऊपर आपकी गहरी रिसर्च है। जनाब एजाज करामत साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा। जी अच्छा एजाज साहब, ये असल मुद्दा है क्या, मसला है क्या? कुछ साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद हम ईरान और इसराइल की या फ़लस्तीन या इसराइल की जंग देख लेते हैं। असल मसला क्या है, ये आज हमें थोड़ा सा बता दें। असल मसला अगर आप देखें, इसको आपने थोड़ा सा गौर करनी इस बात पे कि इस ईरान और इसराइल का आपस में मसला हो क्या सकता है, यानी आपस में इनका कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है। तो आपस में मेरे ख्याल से इनकी कोई अपनी ज़ाती इतनी रंजिश नहीं जितना कि इनको फ़लस्तीन छूता है। क्योंकि इसराइल का हमेशा से यही एक हदफ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीन पर कब्जा करे, मस्जिद अक्सा पर कब्जा करे, और वो उस पर कामयाब रहा। इसमें सिर्फ एक रुकावट थी, जो सबसे बड़ी रुकावट थी, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान था। ईरान सपोर्ट कर रहा था हमास को सब कुछ प्रोवाइड कर रहा था ईरान, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा चुभती है इस वक्त इसराइल को। तो ईरान में सबसे पहले आपने देखना है कि पिछले साल 19 मई में 2024 में इस्माइल हानिया उनको ये इब्राहिम रईसी साहब यानी सदर जो प्रेसिडेंट रह चुके हैं ईरान के, उनको शहीद कर दिया गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। और वो सारी पॉलिसीज वो जो अपनाई गई वो सारी की सारी इसराइल की थी। कि पीछे बैक पे सारे का सारा अमेरिका और इसराइल ये था। उसके बाद आप देखें तो इस्माइल हानिया को यानी हमास के जो सरबराह थे, यानी जो फ़लस्तीन के बाद समझे जाते थे, हमास जो मज़ाहमती तंजीम है फ़लस्तीन की, जिसने अब तक नाखून चने चबवा दिए इसराइल को, एक छोटी सी मुट्ठी पर मुजाहिदीन ने, हमास ने। तो इस हमास को खत्म करने के लिए उन्होंने इस्माइल हानिया को भी शहीद किया, और वो भी ईरान में किया गया, ताकि फ़लस्तीन पे ये जो इतना बड़ा नुकसान हो, ऑटोमेटिकली इन दोनों को कनेक्शन ख़त्म हो जाए, फ़लस्तीन और ईरान का। अच्छा एजाज भाई, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इसराइल ने जब से ईरान और हमास के ख़िलाफ़ एक कोल्ड वॉर लगा लें, प्रॉक्सी वॉर लगा लें या डायरेक्ट वॉर लगा लें, अब तो डायरेक्ट वॉर ही चल रही है ना। आज जो ईरान ने जो हमला किया, ईरान के ऊपर जो इसराइल ने रात के हमला किया, फिर आज दिन में भी हमला कर दिया है, तो इससे ईरान ने और हमास ने क्या उसका नतीजा निकाला, उसने हासिल क्या कर लिया? जब से हमास ने जो 7 अक्टूबर वाला हमला किया है, तो उससे उसके बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे पूरा का पूरा हमास उजड़ कर रह गया, ईरान भी उजड़ता चला जा रहा है। सर ये देखिए ना, एक चीज़ थी कि जिसको कह सकते हैं कि मिस इन्फॉर्मेशन कह लें, यानी किसी के कंधे पे चढ़ के इंसान को कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमास ने यही करने की कोशिश की थी कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा उनके साथ खड़ी होगी, फ़लस्तीन की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। जितनी सोशल मीडिया पे आवाज़ बुलंद की गई, अफसोस के साथ, माजरे के साथ ये कहना पड़ेगा कि उतनी अमली इक़दामात में ये आवाज़ बुलंद नहीं की गई, ये सिर्फ लफ्ज़ी गोलाबारी तक बात रह गई। और हमास को मेरे ख्याल से ये आइडिया नहीं था इतना ज़बरदस्त किस्म का कि अमेरिका इस कदर तक ये इसराइल का साथ देगा, और इस कदर तक इतने मुस्लिम उम्मा इतनी खामोश हो जाएगी कि वो फ़लस्तीन के लिए एक बयान भी जारी नहीं करने की ज़रूरत रखती। बस इस वजह से थोड़ा सा वो काम ख़राब हुआ इनका, जिसकी वजह से हमास को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। फिर ईरान में इस्माइल हानिया यानी उनके जो सरबराह थे हमास के, उनको शहीद कर दिया गया। तो ये हमास की कमर ही टूट जाने वाली बात है, क्योंकि उसके बाद ना उनको
जी। ईरान तो हमेशा से आप जानते हैं कि ईरान तो हमेशा से अमेरिका की आंख में चुभता आया है, क्योंकि इस खित्ते में अगर सबसे ज्यादा कोई दिलेरी के साथ, कोई बहादुरी के साथ बात करता है, उसकी आंखों में आंखें डाल के, वो सिर्फ और सिर्फ ईरान है। अभी आपने ट्रम्प का बयान नहीं देखा, उसने कहा ये जो लोग बहादुरी के साथ बात करते थे, ये जो लोग बड़ी हिम्मत दिखाते थे, अब वो नहीं रहे। ये देखे ना कि जिनसे उनको खतरा था, इब्राहिम रईसी, इस्माइल हानिया, अब ये जनरल बाकरी, यानी इनसे खतरा था ना उनको रास्ते में डाल दिया और वो अपने मुताबिक इस खित्ते पर जंग का आगाज करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ना अफगानिस्तान बोलेगा, ना पाकिस्तान बोलेगा, ना मिस्र बोलेगा, ना तुर्की बोलेगा। इसकी वजह क्या है जहाँ साहब, इसकी वजह क्या है कि अफगानिस्तान भी नहीं बोलेगा, पाकिस्तान भी नहीं बोलेगा, तुर्की भी नहीं बोलेगा? ये तीनों ममालिक तो बड़े इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए हैं ये तो। इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन आप जानते हैं कुछ साइड पे अमेरिका, यानी अब एक ग्रुप बन चुका है, यानी इसराइल वाले एक साइड पे और फलस्तीन वाले एक साइड पे, और माजरत के साथ कि फलस्तीन की साइड पे है ही कोई नहीं। आपको एक ही मुल्क नजर आता है जो अक्सर बयान जारी करता है, जो ये बात जारी करता है कि हम फलस्तीन के साथ हैं, जो खुली अपनी पॉलिसी में ये चीज ऐड ऑन करते हैं कि हम फलस्तीन के साथ हैं, वो सिर्फ ईरान है। और ईरान जो उनका खुला दुश्मन बना है वो सिर्फ इसी एक बयानी की एजाज साहब अभी उनका देखिए वजीफा जारी तो कर दिया मिस्टर प्रेसिडेंट ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान जारी तो कर दिया कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम यूएन को कहते हैं कि आप इस पे कोई कमेटी बिठाएं और वो ये इंतसाब करें। लेकिन एजाज साहब उसमें नुकसान जिनका होना है उनका तो हो गया है। अब आप पूरे ईरान का अगर वो सोशल मीडिया देखें तो पूरे ईरान में इस वक्त जो लाल झंडे हैं वो लहराए जा रहे हैं, वो बदले की बात कर रहे हैं, और इसराइल ने जो हमला करना था वो तो कर दिया है, अब तो बारी ईरान की रह गई है। और ईरान क्या हमला करके अपना वो बदला ले लेगा जिस तरह पाकिस्तान ने इंडिया से लिया है? ईरान में इतनी सलाहियत है वैसे? सर ये देखिए, अगर आप ईरान की बात करें तो ईरान इस वक्त इतना मजबूत है कि वो इसराइल को अच्छा खासा सबक सिखा सकता है और अपना। लेकिन एजाज साहब कितना मजबूत है, उनके जो ड्रोन है वो उर्दू में गिरा दिए हैं, उनकी खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम है कि वो एक मुस्लिम मुल्क को अपने साथ नहीं लगा सके। वो सर यही मैं आपसे बात करने लगा था कि अगर वो ईरान और इसराइल आपस में जंग लड़े और कोई मुस्लिम मुल्क उठ के इसराइल को डिफेंड न करे, जिस तरह लास्ट हमले में भी किया गया कि उन्होंने अटैक किया ईरान ने और दूसरे इस्लामी ममालिक ने ही उसके ड्रोन्स को दी गिरा दी, इसराइल तक तो पहुँचने ही नहीं देते, क्योंकि अमेरिका इनके ऊपर से बड़े बयान जारी कर दिए गए हैं कि जनाब कोई मुल्क इनकी वॉर में हिस्सा न ले, अगर किसी ने लिया तो उसका हशर भी ईरान की तरह किया जाएगा, फलस्तीन की तरह किया जाएगा। अब इनके 3 आला कमांडर और 6 एटमी साइंसदान तो शहीद हो चुके हैं, इनकी जोहरी तनसीबात, एटमी तनसीबात, फौजी तनसीबात, इन पर हमला कर दिया गया। सबसे मेन चीफ ऑफ स्टाफ जनरल बाकरी वो शहीद हो चुके हैं इस वक्त, पासदारान इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन शहीद हो चुके हैं इस वक्त, डिप्टी कमांडर जनरल गुलाम अली शहीद हो चुके हैं इस वक्त, यानी 12 सुकूनी हमले हुए जिसमें से 100 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए। तो सर अगर आप बात कर रहे हैं कि ईरान इस काबिल है या नहीं, तो आप अमेरिका को और ये कुर्तन दूसरे गद्दार ममालिक इनको कह सकते हैं, आपके जो सिर्फ फलस्तीन के साथ उम्मत मुसलमान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, इनको आप साइड पे करके ज़रा देखें तो अच्छी खासी मुझे ठोक सकते हैं ईरान। अब देखें 1700-1800 किलोमीटर बन रहा है ये इनके जो डिस्टेंस है ईरान और इसराइल के दरमियान। तो सर जब ये 200 लड़ाका तैयारे हिस्सा लेते हैं तो वसीम भाई इतने भारी बारूद के साथ, गोलों के साथ, क्या इतना कोई लड़ाका तैयारा है जो इतना सर्वाइव कर सके कि 1700 किलोमीटर आए, 1700 किलोमीटर चला जाए, उसके दरमियान वो फ्यूल रिफिल ना करे? तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, कोई ऐसे तैयारे नहीं इनके पास कि जिनका इतना वो फ्यूल पावर हो गया वो आए अटैक करके चले जाए, यानी वो आए हैं, अटैक किया 200,000 तैयारों ने, लड़ाका तैयारों ने ईरान पर, और वापस आते हुए किसी इस्लामी मुल्क में लैंड किया है और उनको रिफिल करके फिर इसराइल वापस किया है। तो आप किस तरह बात कर सकते हैं इस्लामी ममालिक की? तो बात करना ना छोड़ दे भाई कि कोई फलस्तीन के हक में बोलेगा, कोई ईरान को अगर मार पड़ रही है यहूदियों से, कुफार से, तो कोई इस्लामी ममालिक उसके लिए आवाज़ बुलंद करेगा? ये बात करना ही छोड़ दें। अच्छा जी एजाज, ये तो आपने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रेज कर दिया कि इस वक्त हर किसी को अपने बलबूते पर वार लड़नी पड़ेगी, हर किसी को अपने बलबूते पर जंग लड़नी पड़ेगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या मशरिक़ वस्ता के अंदर आप कोई तीसरी आलमी जंग देख रहे हैं, या ये सिर्फ चपकलशें हैं और ईरान भी थोड़े बहुत है उनके ऊपर ड्रोन भेजेगा, उसके बाद ये वॉर बंद हो जाएगी? सर आप अगर इसको पॉइंट के साथ देखें तो कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ईरान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका है,
उसके पीछे भारत है, उसके पीछे रशिया खड़ा है, दूसरे दूसरे छोटे मोटे ममालिक जो उनकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब अगर आप देखें तो ईरान के पीछे अभी तक आपके इल्म में या मेरे इल्म में तो नहीं आया कि अभी तक किसी ने ईरान की हमायत की हो कि हम ईरान के साथ हैं। नहीं, ईरान की हिमायत के लिए देखे ना, पाकिस्तान ने उनकी हिमायत नहीं कर रहा, उनकी मजम्मत कर रहा है उनके लिए। फिर सऊदी अरब ने, सऊदी वजीर खारजा ने उनके लिए कॉल की है, उनके वजीर खारजा से। जी जी, देखिए बहुत बड़ा काम कर दिया अमेरिका के। आपने बयान देखे वसीम भाई, यानी उसने कहा सख्तगीर ईरानी मारे या मजीद बदतर क्या होगा। देखिए यानी इससे ज्यादा बड़ा बयान और क्या दे ट्रंप। उसने कहा अगर किसी ने इसराइल पर हमला किया समझे वो अमेरिका की खुद मुख्तारी पर हमला है। तो अगर कोई इसराइल के साथ जंग करेगा तो समझे वो अमेरिका के साथ जंग करेगा, अमेरिका को अपने आमने सामने वो पाएगा इसराइल के साथ। किसी ने इस तरह का बयान जारी किया, ये होता है हमायती बयान, ये होता है। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर साहब उठते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर किसी ने ईरान पे हमला किया तो समझे वो पाकिस्तान पर हमला है, तो इस तरह के बयान को आप उनके हक में बयान कह सकते हैं। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बता दें, आपका पॉइंट ये रेज हो गया है, अब मुझे ये बता दें पाकिस्तान को क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहिए। जब पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही थी, उस वॉर के अंदर भी तो ईरान ने भी कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं लिया था। हमें इस वक्त अपनी खारजा पॉलिसी को देखना चाहिए, हिकमत अमली को देखना चाहिए, या फिर मुसलमान होने के नाते, मुसलमानियत के नाते हमें अपना जो फैसला वो करना चाहिए? सर एक चीज़ देखिए, पिछले 2 साल से मैं हर जगह पे ये बात करता आ चुका हूँ कि अगर पाकिस्तान सिर्फ ये बयान ही जारी कर दे कि हम ईरान के साथ हैं, फलस्तीन के साथ हैं, जिसने इनके साथ जंग की उसने पाकिस्तान के साथ जंग की, क्योंकि पाकिस्तान उस खित्ते का सबसे बड़ा समझ लें एटमी पावर समझा जाता है इस्लामी ममालिक में से। और कभी भी अमेरिका प्लस, ये बात मेरी नोट डाउन कर लें, अमेरिका प्लस कभी ये रिस्क नहीं उठा सकते वो पाकिस्तान के साथ पास करें, क्योंकि पाकिस्तान अकेला तो मरेगा लेकिन इस पूरे खित्ते को साथ लेके मरेगा। ये बात अच्छे से जानते हैं। और अमेरिका क्यों घुसा ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, क्योंकि इनको पता चल गया था कि पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को हरकत देना शुरू कर चुका है और ये पूरे खित्ते को ले डूबेगा, क्योंकि उन्हें पता है खुद मरेंगे, ये दूसरों को भी मारेंगे। वो तो हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, वही वाली बात होगी। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताइएगा कि पाकिस्तान के इस वक्त जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल हैं आर्मी चीफ साहब आसिम मुनीर साहब, वो इस वक्त अमेरिका में मौजूद है। क्या पाकिस्तान को इस कॉन्फ्लिक्ट को देखकर, जबकि ईरान हमारा मुस्लिम ममालिक होने के साथ साथ हमारा पड़ोसी भी है, अगर वहाँ पर एटमी तनसीबात पर अगर हमला होता है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान को नुकसान पहुँच सकता है वहाँ से, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब हैं उनको अपना दौरा कैंसिल करके आना चाहिए या वहाँ पर वो दौरा मुकम्मल करके आएँ? बिल्कुल सर, उनको वापस आना चाहिए। सबसे मेन चीज़ वसीम भाई, पहले छोटे मोटे हमले हुए, पहले जब सदर उनके शहीद हो गए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो जब वो शहीद हुए तो बहुत सारा मामला को देखा गया कि बड़ी हाइप क्रिएट की गई कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो जो अपन कुछ तो उनके मजाइल पाकिस्तान इस्लामी ममालिक ने ही रोक लिए, तो जो कुछ बच गए वो जाके उनके आयरन डोम सिस्टम ने रोक लिए। 1-2 हिट हुआ जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे तो यमन का अगर हमला करे तो यमन के वो मिसाइल भी वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ईरान तो कहीं आगे की टेक्नोलॉजी लिए बैठा है, उनके क्यों नहीं पहुँचते? उनका आयरन डोम सिस्टम सब दुनिया का बेहतरीन आयरन डोम सिस्टम समझा जाता है, जो दूर से ही मीलों दूर से मिसाइल को डिटेक्ट करके हवा में तबाह कर सकता है। और ईरान के बाद आयरन डोम जैसी कोई इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिस तरह वो आते हैं आके अटैक करते हैं और चले जाते हैं, उनके रडार तक में नहीं आते। और आप किस तरह से बात कर रहे हैं कि ईरान के पास इतनी टेक्नोलॉजी है, तो माजरे के साथ इतनी नहीं जितनी इसराइल और अमेरिका के साथ है, क्योंकि अमेरिका के पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसराइल तो उनका बच्चा है ना, तो वो अपने बच्चे को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे और उनके पास सारी टेक्नोलॉजी अमेरिका की ही है और वो रडार में नहीं आ रही, तो इस वजह से वो 200 लड़ाका तैयारे आते हैं और मार के चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपका ये कि हमारे फील्ड मार्शल साहब को ये दौरा मुस्तरद करना चाहिए था, तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हाँ, ना सिर्फ इनको दौरा मुस्तरद करना चाहिए था बल्कि अमेरिका में बैठ के बयान जारी करना चाहिए था कि सर हम ईरान के साथ हैं, क्योंकि उनके देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर, अल्लाह ना करे कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह का अगर हालात पाकिस्तान में हो जाए कि आर्मी चीफ साहब यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ शहीद हो जाए और दूसरे इस्लामी मुल्क में क्या रिएक्ट करेंगे। आपने देखा है उनके बयान में कहीं खमनाई साहब ने ये कहा कि हमें बड़ी तवक्कुआत हैं इस्लामी वाले से, क्यों उन्हें पता है
कि कोई उनके साथ कोई बयान भी जारी नहीं करेगा। सर यूएई ने बड़ी हिम्मत के साथ किया है, उन्होंने भी यही मज़ाहमती बयान कि हम जो नुकसान हुआ उस पर इजहार अफसोस करते हैं और ये बात हम बावर करवाते हैं कि यूएन को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये हकूक़ की पामाली की जा रही है, इंसानी हकूक़ की। तो सर इस तरह के बयान तो सालों साल पहले आते रहे और ये चीज़ वो टेस्टर लगा लगा के ये चीज़ देख चुके हैं कि कौन ममालिक ईरान के साथ खड़ा है और फ़लस्तीन के साथ खड़ा है। यही चीज़ें देखने को टेस्टर लगा के अटैक करते हैं और बदले में ज़ीरो रिस्पॉन्स मिलता है। चले ये तो एजाज साहब ये तो चीज़ें क्लियर हो गई। मुझे आप ये बता दें कि ईरान आने वाले दिनों के अंदर क्या बड़े से बड़ा हमला कर सकता है? सर ईरान के ऊपर सबसे मेन चीज़ आप देखिए कि नेतन्याहू ने क्या कहा। उसने कहा कि ईरान एटमी प्रोग्राम के दिल को निशाना बनाया हमने, ईरान को ना रोका तो जोहरी हथियार बना सकता है। ये देखिए ये मेन पॉइंट है, ये जो ईरान पर हमले जारी रहेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म ये कह रहा है कि ईरान पर हमले जारी रहेंगे और हम उनके एटमी प्रोग्राम को तबाह करेंगे, अगर हम इन्हें तबाह ना करें तो ये हमें तबाह कर देगा। इसका ये जवाब बन रहा है। देखिए इनकी तबाह करने वो जानते हैं कि कोई इस्लामी मुल्क ये जुर्रत करे ना करे, लेकिन ईरान ये जुर्रत रखता है कि अगर वो एटमी हथियार बना गया, और वो बना चुके हैं वसीम भाई, लेकिन वो ऐलान नहीं कर रहा, लेकिन वो बना चुका है, एटमी हथियार उसके पास मौजूद है। ये तो उसकी धमकी देखिए, उसके तजर्बात क्यों नहीं कर रहा है एजाज साहब? वो तजर्बात करे ताकि दुनिया को तो बावर तो हो ना कि जनाब ये एटमी मुल्क है, आगे उसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगी और लग जाएंगी तो खैर है। सर आपने यही बात की, पाबंदियों की वजह से तो वो नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगर वो पाबंदियों के बावजूद भी करे तो अमेरिका तो सुबह ना होने दे और वो ठोक के रख दे ईरान को। जितना वो ईरान के ऊपर इस टाइम वो इसको सीरियस ले रहे हैं इस मैटर को, ये नहीं मुझे लगता है कि उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए भी अमेरिका को इतने नहीं वो करने पड़े थे, पापड़ बेलने पड़े थे, जितने वो अब ईरान को वो सबक सिखाने के लिए, अब ईरान को अपनी कतार में खड़ा करने के लिए वो सब कुछ कर रहा है। चले एजाज साहब, हमें इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन आप भी अपडेट करते रहिएगा और इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में आपको दोबारा हम ज़हमत देंगे। नाज़रीन, आज जो इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ईरान और इसराइल की, ये कोई नई नहीं है, ये बहुत पुरानी है और इसके हवाले से वक्तन फ़वक्तन क्या डेवलपमेंट होगी। अभी इस वक्त की जो सूरत हाल है वो आलमी इस्लाम जो है वो तकरीबन सोचो विचार में गुम है कि कहीं ना कहीं क्या फ़ैसला करें क्या फ़ैसला ना करें। अगर अमेरिका के या इसराइल के ख़िलाफ़ फैसला करते हैं तो अमेरिका उनको खा जाएगा, उनको अपनी तिजारत बचाने के लिए, अपनी मैशत बचाने के लिए पापड़ बेलने पड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान को इस सारे सिनेरियो के अंदर एक वाज़ेह मौक़िफ़ लेना चाहिए, ऐसा मौक़िफ़ जो न सिर्फ आलमी इस्लाम के सामने पाकिस्तान की क़यादत को वाज़ेह करे, बल्कि दुनिया के अंदर भी अपना एक भरपूर मौक़िफ़ पेश करे कि जो भी ईरान के ऊपर हमला करेगा वो पाकिस्तान पर हमला करेगा, जिससे ईरान की तरफ से होता हुआ ये जो मजबूत बयान है ये इसराइल को जाए और इसराइल अपने जो हथियार तेज़ किए बैठा है वो हथियार पाकिस्तान और ईरान के अमन को ख़राब ना करें और उससे पाकिस्तानी भी महफूज रहें और ईरानी महफूज रहें। नाज़रीन, मिलते हैं कल के प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।